हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली क्लास तो आपकी 11 बजे से 11:30 से एक थी, डेढ़, और फिर दूसरी तो हम इसको कंटिन्यू करके 4 बजे तक सारा ही खत्म कर लेंगे, है ना। दो क्लासें थी उसको हम कंबाइन कर एक ही ले लेंगे और एक में सारा हो जाएगा। तो एक बार आ जाओ लाइव सारे के सारे, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। चलो, तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस है ना। और मेरी चीजों को सीखना, जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ी चीजें अलग है और आसान चैप्टर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे पेपर में, हमें पहले कुछ चीजें सीखनी है इसके लिए, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। चलिए, तो इसमें दो प्रकार की चीजों से शुरुआत होती है। पहले उन्नयन कोण, जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से सुनना। एलिवेट, उठना, उन्नयन, है ना। तो एलिवेशन बनता कैसे है भाई, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कोई यहां पर बिल्डिंग है, ये सरफेस है, ग्राउंड है। तो यदि कभी भी यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये बिल्डिंग के ऊपर देखेगा, बिल्डिंग के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, इसका दोस्त खड़ा है, तो ये वाला व्यक्ति ए, व्यक्ति सी, और ये बी 90 डिग्री बना रहा है। तो व्यक्ति ए अगर व्यक्ति सी को देखेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। कभी भी आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बॉटम था, ये टॉप है, तो बॉटम से कभी भी टॉप की तरफ देखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको लिख देते हैं इसकी साइड में। कहां से बनता है? बॉटम से टॉप की तरफ, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, बॉटम टू टॉप। नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, बॉटम से टॉप की तरफ। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। बॉटम से कहां की तरफ भाई? टॉप की तरफ। क्लियर सारे बच्चों को? बॉटम से कहां की तरफ? टॉप की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत बढ़िया। अब कोई व्यक्ति उल्टा काम कर रहा है, वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। इस बार व्यक्ति बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, ये रहा, ये ग्राउंड है ना। और वो ऊपर से नीचे देख रहा है ना। तो ये बी था, पहले सी ने देखा ए को, अब ए सी को देख रहा है, ए सी को देख रहा है। तो ए सी को देख रहा है यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ये टॉप था, ये टॉप था, ये बॉटम है। टॉप से बॉटम की तरफ देखा जा रहा है, तो जो देख रहे हैं वो एंगल कौन सा बनेगा, पहले वो चीज सुन लो। कुछ बच्चे सोचते हैं ये वाला होता है एंगल ऑफ डेप्रेशन। नहीं भाई, आप ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को पैरेलली उठा के ऊपर लेके आते हो, यहां पे लगाते हो, यानी एक्स एक्सिस को पैरेलली उठा के यहां पे लगा देते हैं, और इस वाले एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेप्रेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डेप्रेशन यानी एंगल कभी वर्टिकल लाइन से नहीं बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। नहीं है हॉरिजॉन्टल तो उठा के ले आओ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेप्रेशन, अवनमन कोण।
ठीक है, तो एलिवेशन माने उन्नयन कोण और डेप्रेशन माने अवनमन कोण। वो बात अलग है, बाद में ये थीटा घूमकर इधर ही, थीटा यहां घूम के थीटा आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, ये इधर ये इधर, बात अलग है, लेकिन वो होगा डेप्रेशन, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे बन रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ। तो ध्यान से देखना, ऊपर से कभी भी नीचे की तरफ देखोगे तो डेप्रेशन, और नीचे से कभी भी ऊपर की तरफ देखोगे तो एलिवेशन। नीचे से कभी भी ऊपर की तरफ देखोगे तो एलिवेशन, और ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे कभी भी डेप्रेशन। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, एलिवेशन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखना, डेप्रेशन ऊपर से नीचे देखना, और एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनते हैं। ठीक है सर, ये दोनों बातें हमको क्लियर हो गई, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन। दूसरी चीज, बेसिक से ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, यानी ट्रिगो रेशियो इन ट्रायंगल। त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिभुज में कैसे लगता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, हाँ कैसे लगता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले एक फिगर बनाया बहुत बेसिक सा, ये एंगल ले लिया 60 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन में 1, sin 60 की √3/2, cos 60 की 1/2, यानी हम इन साइडों के नाम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल में tan 60 देखिए √3 बिल्कुल सही, sin 60 √3/2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, cos 60 1/2 बिल्कुल सही। 30 डिग्री का बना लेते हैं। tan 30 1/√3, sin 30 1/2 हो गया भाई। एक 45 का बना लेते हैं। sin tan 45 1, sin 45 1/√2, यानी कहने का मतलब हम ट्रायंगल को इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। हाँ सर 15 डिग्री का 15 डिग्री का भी बना सकते हो, आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू पढ़ाई थी। tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3 अपॉन में 1, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, वो निकल जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे a² 4, b² 3 -2ab, इसका स्क्वायर 8, 8 - 4 √3 हो गया, a² + b² होगा ना, a² + b² 2ab। तो इसका स्क्वायर ये आया, 1 का स्क्वायर ये 1, 4 3 7 और 1 8, इसका अंडर रूट हो जाएगा। 8 में से 4 बाहर आ जाएगा, बाहर 2 आ गया, अंडर रूट के अंदर 8 में से 4 बाहर आ गया, तो यहां बच गया 2, और यहाँ पे 2 - √3। तो कहने का मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी ट्रायंगल की साइड्स के रेशियोज लिख सकते हैं, जो कि आपके सामने दिख पा रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से, है ना। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते थे आपने, sin 60 √3/2 भी बोल दिया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट 2। तो ऐसे करके मैं बेसिकली ट्रायंगल्स को बना सकता हूं। अब मजे की बात देखनी है, इस वाले यहां से आपका ये चैप्टर शुरू होता है। अब जो ये फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो, ये चीज आपको पढ़नी है किसी और ट्रायंगल्स के अंदर, यानी इस वाले के अंदर। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। सर आपको कैसे पता ये एंगल 60 डिग्री है? जैसे ही धीरे धीरे पास आएगा 70 80 और देखिए 90 डिग्री हो गया, यानी जितना आप दूर जाओगे इससे उतना एंगल बड़ा आएगा, जितना इसके पास आओगे उतना एंगल, ठीक है, जितना आप इससे दूर जाओगे एंगल छोटा होता चला जाएगा, और जितना इसके पास आओगे एंगल बड़ा होता चला जाएगा। बहुत अच्छी बात सर जी, है ना। तो ये देख पा रहे हैं हम। अब आपको पता है क्या करना है, जो ये चीज आपने सीखी है इधर, ये वाली चीज है, इस वाली चीज को ना इकट्ठा इस पूरे ट्रायंगल के अंदर अप्लाई करना है। सर हाउ इट्स पॉसिबल, वहां तो एक ही एंगल होता था, 60 का हमने कर दिया, 30 का हमने कर दिया,
45 का हमने कर दिया, 15 का हमने कर दिया। हम पूरे में दो एंगलों में कैसे अप्लाई करेंगे? आपके वाले ट्रायंगल में तो दो है, मैं करना सिखा रहा हूं, एक को मैं करना सिखाता हूं, अगले को आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं करना सिखा रहा हूं। देखिए, छोटा वाला ट्रायंगल tan 60 वाला है ना, पहले इसको कर लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को कर लेते हैं। tan 60 के हिसाब से इसका नाम रखिए tan 60, ये वाली चीज हो जाएगी √3, और ये वाली हो जाएगी 1। tan 60 के हिसाब से √3/1, बहुत बढ़िया। 30 बड़े वाले ट्रायंगल में लगेगा, बड़े ग्रीन वाले ट्रायंगल में, उसमें tan 30 से करना। tan 30 करोगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो आपने दोनों काम कर लिए। छोटे वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री लग रहा था तो tan 60 लगा दिया, tan 60 आ गया √3। बड़े वाले ट्रायंगल में 30 आ रहा था, tan 30 आ गया 1/√3। अब काम की चीज देखिए, tan 60 से इसको किया तो √3/1 यानी √3 आ गया, tan 30 से करा बड़े वाले ट्रायंगल में 1/√3 आ गया। हुआ क्या? एक ही साइड की दो डायमेंशन आ रही है। क्या ये पॉसिबल है कि यार इसकी लेंथ एक बार √3 आ जाए और इसकी लेंथ एक बार 1 आ जाए? नहीं सर, ये सभी पॉसिबल नहीं है। अरे कोई चीज ये तो फिक्स है, वो तब तो या तो √3 होगी या 1 होगी, है ना। तो ऐसा क्या होगा, जब आप दो एंगल से करेंगे, किसी एक साइड की दो वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे कि इस वाली साइड की आ गई, इस वाली साइड की 60 से इस साइड की वैल्यू √3 आ रही है, 30 से इसकी 1 आ रही है। तो आप एक काम करोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो जो छोटी आ रही है, 1 छोटी थी ना, जो छोटी आ रही है उसको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए आप √3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये भी √3 बन जाए। इसके साथ जो भी होगा, क्योंकि रेशियो में चलता है, रेशियो खराब नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसकी √3 से मल्टीप्लाई करी तो आपको इसकी भी √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों की करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशियो कभी खराब नहीं होना चाहिए। 1 की √3 से करी, √3 आ गया, दोनों बराबर हो गए, आज कोई दिक्कत नहीं। और आप रेशियो चेक कर सकते हैं, tan 60 अभी भी √3/1, tan 30 ऊपर √3, नीचे tan 30 में 3, √3/3 1/√3। हाँ, तो रेशियो नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा। बस ये करना है, जो छोटा रह जाएगा दोनों में से उसकी मल्टीप्लाई करके बड़े के बराबर बनानी, यानी 1 को √3 बनाना था। 1 को कितना बनाना था? √3। 1/√3 कब बनेगा? जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे। 1/√3 कब बनेगा? जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा सर, यानी इसका नाम एक बार √3 पढ़ा, एक बार 1 पढ़ा, 1 की √3 से मल्टीप्लाई करी, √3 आ गया, अब सेम हो गए। इस 1 के साथ ये था तो इसकी भी √3 से करनी पड़ी, 3 हो गया। फायदा सुनिए, ये अब इस पूरे का नाम √3 पड़ गया, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये पूरा 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। कैसे? अरे भाई ये 3 है, देखो ये 3 आ गया √3, ये 1, ये 2। तो फाइनल आंसर हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे, और आपको भी ऐसे ही करना है। ये फिगर समझ में आने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं को आधार बना के क्वेश्चनों को जल्दी निपटाया जाएगा। एक बार ये समझ में आ गए फिर कोई घबराने की बात नहीं है। एक खुद बनाइए 60 और 45 का। ठीक है, चलो tan 60 से किया, tan 60 ने इसका नाम रखा √3, tan 60 √3, नीचे कुछ भी नहीं होता था, 1 मानना पड़ेगा, tan 60 √3/1। tan 45 से किया, 45 बड़े ट्राइंगल में लगेगी, ग्रीन वाले में, tan 45 से 1 हो गया,
और 1045 से ये भी बड़ी हो गया, वो बहुत बढ़िया। लेकिन एक साइड के दो नाम आ गए, गलत हो गया। तो इस वाले 1 की किससे गुणा कर देंगे, √3 से, ताकि ये भी कितना बन जाए, √3, है ना। इस वाले 1 की √3 से गुणा कर देंगे ताकि ये भी बन जाए √3। ये वाले 1 के साथ ये था, इसकी भी √3 से करनी पड़ेगी। हो गया, अब सही है। अब दोनों साइड की वैल्यू √3 आ गई, अब सही है। फिर पूरी लंबाई √3, ये 1, तो ये कितनी भाई, √3 - 1। तो ऐसे प्रोसेसिंग करनी है आपको, समझ गए। एक और फिगर में बनाते हैं। ओए, ड्रामा हो गया ये, कोई बात नहीं, ऐसे बना लेते हैं। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। करिए, 60 से इसका नाम रखोगे, 1060 से ये हो जाएगा √3, और ये 1। 1030 से इसका नाम रखोगे, ये हो जाएगा 1031, और ये हो जाएगा √3। गलत हो गया, एक ही साइड के दो नाम आ गए, 1 भी आ रहा है, √3 भी आ रहा है। तो इस 1 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से, ताकि क्या बन जाए, ये √3। इस 1 की √3 से अगर ये √3 बने ताकि सेम हो जाए, तो ये इसके साथ था, इसकी भी √3 से कर देंगे, ये कितना बन जाएगा, 3। तो इतना 3 हो गया, इतना 1 हो गया, पूरा बोलो 4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेसिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है सर, समझ गए हम लोग। और एक आखिरी फिगर, फिर हम क्वेश्चनों का जमावड़ा लगा देंगे। मान लीजिए फर्स्ट माला है किसी बिल्डिंग का, पहला, ये सेकंड माला है, पहले माले के, सॉरी, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से पहले माले के टॉप पर, ये पहला माला का टॉप है, कुछ एंगल होगा, ग्राउंड से दूसरे माले के टॉप पर कोई एंगल होगा। ये एंगल मान लेते हैं कम होगा 30, ये एंगल ज्यादा होगा थोड़ा सा क्योंकि इतना फालतू है, 45। ठीक है, इस पर ट्रायंगल बनाते हैं। 1030 लगाइए, 1030 इस वाले ट्रायंगल में लगेगा। 1030 1 बाय √3, 45 बड़े वाले, ग्रीन वाले में, बड़े वाले में 1045
1/1, क्योंकि 10 45 तो 1 ही होता है। गड़बड़ हो गई, इस वाली साइड का एक बार नाम √3 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, गलत है ना। तो हमें 1 को कितना देखना है, √3, तो 1 की √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि √3 दिखने लग जाए। अब सही है, इस वाले 1 की करिए तो इस ग्रीन वाले 1 की भी करनी पड़ेगी, √3 से मल्टीप्लाई करें ताकि √3 दिखे। तो ये पूरा √3 हो गया, ये 1 हो गया और ये भी √3 हो गया नीचे वाला। तो पूरा √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये बोलिए √3 - 1। इतना आप लोगों को करना आना चाहिए, इसके आगे से हम कर सकते हैं। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर। अब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं, ध्यान से देखना, सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको, बस ये फिगर बनाना आना चाहिए था, मेन तो ये था। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ध्यान से फिगर खुद ही बनाना है। आपके सामने इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, मैं यहां पर क्वेश्चन करने के लिए स्पेस ले लेता हूं। ठीक है भाई, ध्यान से देखना एक एक चीज करके। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन नीचे से ऊपर बनते हैं, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टुवर्ड द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस 5, इंक्रीजेस बाय 15। पहले 30 था, 15 बढ़ गया, 45 हो गया। तो हाइट ऑफ द टावर भी इतना इजी क्वेश्चन है, देखिए था, ये ग्राउंड है, यहां पे कोई टावर खड़ा है, ग्राउंड से किसी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ 30 डिग्री है। तो ग्राउंड में किसी पॉइंट से इससे मान लेते हैं, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, 30 डिग्री। 15 मीटर चलने के बाद, मुझे नहीं 15 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर मान लो यहां पहुंच गया होगा, यहां पहुंच गया होगा, यहां मान लो 20 मीटर यहां पहुंच गया होगा। 20 मीटर चलने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री बढ़ जाता है। तो पहले 30 था, 15 डिग्री बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाता है। सर 20 मीटर लिखिए, वो मत लिखो, अभी लास्ट में लिखेंगे। तो ये एक टावर है येलो कलर का, ये ग्राउंड है, यहां से पहले एंगल 30 डिग्री, 20 मीटर चलने के बाद 15 डिग्री बढ़ जाता है, 45 हो जाएगा। हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, तो आप हाइट ऑफ द टावर सब बता दोगे, वो बात की बात है। आप पहले मेरा एक काम करोगे, जो मैंने ट्रायंगल वाली फॉर्मेशन लिखवाई थी वो लगाओगे। 10 45 इस ट्रायंगल में रखाओगे, 10 45 इसकी वैल्यू रखेगा 1 और इसकी वैल्यू 1। 10 30 डिग्री इसकी वैल्यू रखेगा 1 है ना, 10 तीसरी बड़े वाले में, और इसकी √3। पहली मजे की बात देखिए, दोनों इस वाली साइड्स का दोनों तरफ से वैल्यू सेम आई है, तो डरने की कोई बात नहीं है, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर कोई एक 1 आती है दूसरी √3 आती है तो उसकी √3 से मल्टीप्लाई करते, तो 1 को 2 बार लिखने की बजाय ये रहा। तो ये पूरी लंबाई √3 हो गई, ये लंबाई 1 हो गई। ये वाली लंबाई कोई बताए सर, ये पूरी √3, ये 1, तो ये हो गई √3 - 1। अब अपने क्वेश्चन को पढ़िए, इतना तो आपको करना ही करना। अब अपने क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है 20 मीटर जाने की तरफ, टावर की तरफ, यानी जो आपने अपनी भाषा में √3 - 1 निकाला है, उसकी भाषा में क्या वो 20 मीटर है? पहले एंगल 30 डिग्री बनाता है, अब 20 मीटर चलने के बाद ये रहा 20 मीटर,
तो उसका जो 20 मीटर है वो आपका √3 - 1 है। देखो पूरा √3, ये 1, तो ये √3 - 1। तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आपका √3 - 1 उसके 20 मीटर के बराबर, तो आपका एक उसके 20/√3 - 1 मीटर के बराबर। नीचे अगर इसकी वैल्यू 20 तो एक की वैल्यू ये आ गई। ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे, √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे। a - b a² - b², 3 में से एक गए 2, 2 से 20 काटी 10, तो आपके एक की वैल्यू निकल के आ गई 10 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। क्या पूछ रहा था? हाइट ऑफ द कौन, हाइट ऑफ द टावर। बताइए, ये है टावर, टावर की जो हाइट निकल कर आई है आपकी भाषा में कितनी है? 1। और एक को आप क्या पढ़ते हो? 10 √3 + 1। तो आपका जो एक है वही हो जाएगा 10 √3 + 1 मीटर। 2 होता तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 होता तो इसकी 3 से कर देते। तो दिस इज हाउ हाइट एंड डिस्टेंस किया जाता है। देख लीजिए भाई प्रश्न को शांति से। तो इसमें मैंने देखो कोई साइन कॉस टेन वेन कुछ भी नहीं लगाया। फिगर बनाना है, रेशियोज में तोड़ना है, क्वेश्चन को कर लेना है। समझ गए ना? तो लैंग्वेज को ऐसे पकड़ना है। हमारा √3 - 1 उसके 20 मीटर के बराबर, तो हमारा एक नीचे चला जाएगा, √3 - 1 सॉल्व करके हमारे एक की वैल्यू 10/√3 + 1 आई। चलें अगला ट्राई करते हैं। लैंग्वेज को समझना है, पढ़ना है और उसे अप्लाई कर देना है। पहले थोड़ा सिंपल सिंपल वाले कराता हूं। Two men standing on
आइदर साइड ऑफ अ टावर, आइदर, ठीक है। टू मैन स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ टावर 30 मीटर है। तो एक 30 मीटर का हाई टावर है, ये रहा। 30 मीटर का एक हाई टावर है, इसमें दो ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं। एक एंगल 30 बना रहा है, एक 60 बना रहा है। 60 वाले का एंगल तो यही बन जाएगा पास में, है ना। 30 वाले का एंगल पीछे जाके बनेगा। ग्राउंड बना लेते हैं। ये रहा भाई, 60 डिग्री ये बन गया, 30 डिग्री ये बन गया। इसकी हाइट कितनी है? टावर की हाइट है 30 मीटर, बाद में लिखेंगे। पहले ट्रायंगल को वैसे ही बनाते हैं जो सिखाया गया था। 1060 से इसको क्या पढ़ोगे? √3, और इसको कितना पढ़ोगे? 1। 1030 से इसको कितना पढ़ोगे? 1, और इसको √3। गलत हो गया, ऑरेंज वाली साइड के दो नाम आ गए, √3 भी 1 भी, है ना, नॉट पॉसिबल। तो इस 1 वाले की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? √3 से, ताकि 1 √3 से मल्टीप्लाई हो गया √3 बन जाए। बट इस 1 वाले के साथ ये भी आया था, इसकी भी √3 से कर देंगे तो √3 इंटू √3 3। अब सही है, चेक कर लो रेशियो। 1060 √3/1, 1030 √3/3, 1/√3 आएगा। यानी रेशियो कभी नहीं बदलेंगे, रेशियो सेम रहेंगे। तो √3 की 1 से करी √3 आ गया, √3 की √3 से करी 3 आ गया। तो अब बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन करना। दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस। एक ये रहा, 3 ये रहा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 हो गया। ठीक है, अब कर लो बड़े आराम से। कैसे? ये टावर है, टावर की हाइट कितनी है? √3। तो हमारी भाषा में जो √3 है उसको वो 10 मीटर बुलाता है। देखो पढ़ लो, टावर की हाइट 10 मीटर है, 30 मीटर, 30 मीटर बुलाता है। तो हमारी भाषा में जो √3 है उसको, यानी उस 30 मीटर को लास्ट में लिखना है। ये पूरा ट्रायंगल पढ़ लो। हमारी भाषा में जो √3 है उसको वो 30 मीटर बुलाता है। एक को कितना बुलाएगा? √3 नीचे चला जाएगा, √3 ऊपर, √3 नीचे, √3 √3 3, 3 की 10 से कटी 10 √3। तो एक की बात आई 10 √3। अगर एक को 10 √3 कहेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है। अगर एक को 10 √3 तो 4 को इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 √3। तो एक की वैल्यू निकल जाए, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक को 10 √3 बोलेंगे तो 4 को 40 √3। वेरी सिंपल। है सिंपल भाई। तो हाइट एंड डिस्टेंस को ऐसे करना है।
वॉइस नहीं आ रही है, सॉरी सॉरी, वॉइस नहीं आ रही, दोबारा सुन लीजिए, देखिए इधर। अ पोर्शन ऑफ अ 30 मीटर लॉन्ग ट्री, एक ट्री था, पहले मैंने इसको इतना ले लिया इस ट्री को, ठीक है सर जी, और इसके ऊपर जो ये पोर्शन ये रहा, तो पूरा ट्री ये रहा, एक ट्री इतना है, एक ट्री इतना है, ठीक है सर। अब आंधी आई, ये वाला पोर्शन टूट के नीचे गिर गया, ये वाला, तो मैंने 30 डिग्री का एंगल बना था ग्राउंड के साथ, तो टेन 30 1/√3 साइन 30 1/2, तो ये वाली वैल्यू 2 आ गई, ये 2 आ गई, तो जो पोर्शन टूट के गिरा है ट्री का वो 2 हो गया, 2 और 1 बोलिए, तो पूरा ट्री कितने का, 3 का, तो शुरुआत में पूरा ट्री यहां से लेके यहां तक कितने का था, 3 का, बीच में से टूट के गिर गया, लेकिन वो ट्री को बोल रहा है कि ट्री की हाइट 30 मीटर है, तो हमारे हिसाब से ट्री की हाइट 3 है, उसकी 30 मीटर, अगर 3 30 मीटर के बराबर तो एक 10 मीटर के बराबर, एक निकल गया। क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन, यहां से यहां तक टूटा है, ये कितनी हाइट है, 1, तो पूछ रहा है उस हाइट पर यहां ट्री टूट गया है, तो भैया वो तो 1 हाइट है, और 1 की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, तो ये ट्री रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आपका हो गया। पांचवा करते हैं, इसके बाद दूसरा करेंगे। An observer is standing 12 meter away from a building. Notice that the angle of elevation of the top and bottom of a flagstaff on the building are respectively 60 and 45 डिग्री। देखो इधर एक बिल्डिंग है, ये रही, एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर फ्लैग स्टफ है ना, झंडे को खड़े करने का, हिंदी में पढ़ लीजिए। एक इमारत जो 12 से 12 मीटर दूर खड़े पर्यवेक्षक ने नोटिस किया कि इस इमारत पर फ्लैग स्टफ है ना, के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण 60, फ्लैग स्टफ जिसमें झंडा को गाड़ा जाता है, ये फ्लैग स्टफ मान लेते हैं। ये बिल्डिंग है ऑरेंज कलर की, इसके ऊपर फ्लैग स्टफ लगा हुआ है, बिल्डिंग से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो कह रहा है एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग 12 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से 12 मीटर है, लेकिन सर 12 मीटर कभी लिखते नहीं हम लोग, वो लास्ट में लिखेंगे। ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से बनेगा, कहां पर, टॉप और बॉटम ऑफ फ्लैग स्टफ, ये फ्लैग स्टफ है, इसके टॉप पर और बॉटम पर 12 मीटर से ही, तो मान लेते हैं भाई यहां पे 12 मीटर मान लेते हैं इतना, तो इसके फ्लैग स्टफ के बॉटम पे और फ्लैग स्टफ के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ कितना बन रहा है, 60 और 45, पहले तो भैया ये कम वाला बनेगा 45 और ये वाला बनेगा 60, तो हमने कहा देख लेंगे 45 इस ट्रायंगल में लगेगा, 10 45 1 हो गया और 1 हो गया, 10 45 10 60 पूरा है, बड़े वाले में लगेगा 10 60, ये √3 हो गया और नीचे 10 60 1 हो गया, तो एक ही साइड के दो नाम आ रहे, कोई दिक्कत ही नहीं, 10 45 1/1 1 ही है, 10 60 √3/1, इसका नाम दोनों बार 1 आया तो कोई मल्टीप्लाई डिवाइड की दिक्कत नहीं है, ये √3 ये 1, तो ये कितना हो गया, √3 - 1, फ्लैग स्टफ, इमारत की ऊंचाई 1 हो गई, फ्लैग स्टफ की √3 - 1, और व्यक्ति 1 यूनिट के डिस्टेंस पे खड़ा है इमारत से, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है वो 12 मीटर दूरी पर खड़ा है, ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग से ये खड़ा है 1 यूनिट पर, वो कह रहा है 12 मीटर पर, तो हमारा एक उसके 12 मीटर के बराबर, यस सर। तो क्या पूछ रहा है, देन द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ, तो बताइए फ्लैग स्टफ की हाइट यहां से लेकर यहां तक है और कितनी आई, √3 - 1, अगर एक 12 मीटर के बराबर तो √3 - 1, दोनों तरफ √3 - 1 की मल्टीप्लाई कर दो, एक की वैल्यू ये होगी तो √3 - 1 की ये रही, तो आंसर आ गया 12 √3 - 1, इसको सही कर लो, ये 72 नहीं 12 है, ऑप्शन की गलती हो गई है। बोलिए भैया आसान है, तो इसकी हाइट पूछ रहा था खाली √3 - 1 की, अगर एक की वैल्यू 12 तो √3 - 1 की, √3 - 1 से 12 की गुणा कर देंगे।
ठीक है। फोर्टी फाइव पहले क्यों बना, क्या नाम है अंकुर, कॉमन सेंस लगाओ बेटा। ऐसे आप खड़े हो, आपको पहली यहां पे देखना है, तो आपने इतना सर उठाया, इतना सर उठाया 45, उसके और ऊपर देखना है तो 60, और ऊपर देखना है तो 70, है ना। तो जो बिल्डिंग पर देखना पड़ेगा वही तो एंगल बनाओगे। कॉमन सेंस लगाओ, जितना ऊपर देखना है उतना बड़ा एंगल बनाना पड़ेगा। और लिखा भी है टॉप से 60 बॉटम से 45, टॉप से 60 बॉटम से 45। करिए डेप्रेशन का एक क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाउस 32 मीटर हाई, कोई घर है जिसका 32 मीटर हाई है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है टॉप ऑफ टावर के ऊपर। अब देखो पता नहीं टावर बड़ा है या घर बड़ा है, मुझे नहीं पता। देखो ये मैं टावर ले लेता हूं, ये हाउस ले लेता हूं, और ये टावर ले लेता हूं, मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। अभी मैंने दोनों को बराबर बना दिया। ये हाउस है, ये टावर है ना। कई लोगों को दिक्कत है ना फिगर कैसे बनता है, मैं समझा रहा हूं। अब क्वेश्चन को पढ़ना, अपने आप पता लग जाएगा कि हाउस बड़ा है या टावर बड़ा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाउस, हाउस की टॉप पर बैठ जाओ, यहां पे बैठ गए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाउस, अब हाउस से अगर एलिवेशन बनवाएगा तो एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, तो टावर बड़ा होगा। और अगर डिप्रेशन बनवाएगा ये इसके टॉप पर, तो नीचे की तरफ बनता है, टावर छोटा होगा। देखते हैं क्या है। टावर के टॉप से ये रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से एलिवेशन बनवा रहा है। एलिवेशन नीचे से ऊपर बनते हैं, किस पर, टावर के टॉप पर। तो टावर बड़ा है तभी तो एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। तो हाउस के टॉप से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। तो यहां पर एक लाइन को पैरेलली मान लेंगे एक्स एक्सिस समझकर, ग्राउंड को। यह है 45 डिग्री नीचे से ऊपर की तरफ। एंड वहीं से एंगल ऑफ डेप्रेशन, डेप्रेशन नीचे की तरफ आता है। कहां तक, फुट ऑफ टावर, ये टावर है, टावर का फुट ये रहा, और वहां से एंगल ऑफ डेप्रेशन बता रहा है वो नीचे की तरफ आएगा। कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 डिग्री ऊपर से नीचे की तरफ, वो उसके फुट में, वो उसके टॉप में। तो घर छोटा रह गया, टावर बड़ा है। कॉमन सेंस वाली बात। ये बन गया भाई। देखो ये घर है जिसकी हाइट 32 मीटर बोल रहे हैं ना, हाँ। और इसके टॉप से इसके टॉप पर, तो टॉप से इसके टॉप पर एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ जाओगे 45 डिग्री, और इसी के टॉप से इसके बॉटम पर डेप्रेशन नीचे की तरफ आओगे। 30 डिग्री घूम के इधर 30 डिग्री बनी जाना है। ठीक है, लगाते हैं। 10 30 इस ट्रायंगल में लगाया, ये आया 1, ये आया √3। 45 डिग्री येलो वाले में लगाया, 10 45 आया 1, और 10 45 आया 1। इस वाली साइड का नाम एक बार 1 आ रहा है, एक बार √3। गलत हो रहा है ना, सेम आना चाहिए दोनों का। तो हमने इस 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को √3 से करा तो ये √3 बन गया। इस 1 को √3 से करा तो इसको भी करना पड़ेगा √3 से √3। रेशियो सेम रहते हैं। 10 45 √3 बाय √3 दैट इज 1। ये वाली वैल्यू 1 हो गई, ये √3 हो गई, तो पूरे टावर की हाइट हो गई √3 + 1। क्या पूछ रहा हमसे, द टॉप ऑफ अ हाउस, हाउस की हाइट 32 मीटर दे रखी है। हाउस ये रहा, एक आपकी भाषा में उसे 32 मीटर बोला जाता है। तो क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ टावर फ्रॉम द लाइट हाउस, हाउस से लेकर टावर तक का डिस्टेंस है √3। अगर 1 को 32 बोलता है तो √3 को क्या बोलेगा, 32√3। अगर बोलता हाइट ऑफ टावर बताइए, तो टावर की जो हाइट है यहां से लेके यहां तक है, कितनी है, √3 + 1।
तो अगर एक की वैल्यू 32 तो √3+1 की 32 ब्रैकेट √3+1। तो ये है फिगर भाई आपके सबके सामने देख पा रहे हो आप। एक खुद से ट्राई करिए। एक जैसे बहुत सारे हो गए ना। एक कर लो खुद से, इसके बाद मैं एरोप्लेन वाला कराऊंगा। ये वाला खुद से ट्राई करो, 2 मिनट दिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पिलर ऑफ हाइट 20 मीटर, एक पिलर है 20 मीटर का, लो इसके टॉप पे बैठे हैं। अब इसके टॉप से कहां जाना है देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी आगे जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन जाएगा, एंड एंगल ऑफ डेप्रेशन, डेप्रेशन भी जाएगा किसका, टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर पिलर। तो दूसरा वाला पिलर इससे बड़ा हो गया। तो ये वाला पिलर था, इसके टॉप पे बैठे थे, दूसरे वाले टॉप पर एलिवेशन और नीचे डिप्रेशन है, डेप्रेशन आएगा।
एंगल तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनता है, कुछ भी कर लो। तो पिलर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है ना, एलिवेशन 30 डिग्री था और डेप्रेशन 45 डिग्री था। 45 डिग्री घूम के इधर 45 आ जाएगा, 10 45 इसको 1 कर देगा और इसको 1 कर देगा। 10 30 इसमें लगाओगे ये 1 आ जाएगा और ये √3 आ जाएगा। 10 30 इसमें लगाओगे ये 1 आ जाएगा और ये √3 आ जाएगा। अब ये वाली लेंथ √3 हो रही है और ये वाली लेंथ 1 हो रही है, गलत है ना, √3 और 1 अलग अलग। तो एक काम करेंगे, इस वाले की √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √3 बन गया। इसकी √3 से करिए तो इसकी भी करनी पड़ेगी √3 से। रेशियो चेक कर सकते हो, 10 45 √3/√3 1 ही होता है। अब सही है, ये √3 हो गया, ये भी √3, यहां पर ये वाली वैल्यू √3 आ गई। सेकंड वाले पिलर की हाइट आ गई √3 + 1। पहले वाले पिलर की हाइट √3 और उसने पहले वाले पिलर की हाइट 20 मीटर दे रखी है इस वाले की, तो हमारा जो √3 है उसके 20 मीटर के बराबर, तो हमारा एक 20/√3 मीटर के बराबर। और हमारे सेकंड पिलर की हाइट है √3 + 1, तो √3 + 1 कितने के बराबर, इसकी √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 √3 + 1 अपॉन में √3। डी ऑप्शन दे दिया था बच्चों ने आंसर। तो यार अब ये सिंपल है, अब हम समझ गए, ठीक है। तो ऐसे करके एक जितने के भी दे रखा है, उसने क्या दे रखा था, पहले वाले पिलर की लंबाई 20 मीटर, तो हमारे लिए पहला पिलर √3 है, √3 20 मीटर, तो एक √20/√3। और इस वाले पिलर की पूछ रहा है, इस वाले पिलर की √3 + 1, एक की वैल्यू आ जाए तो √3 + 1 की उससे बस मल्टीप्लाई कर दो, इससे √3 + 1 की मल्टीप्लाई। तो सर ऐसे क्वेश्चन चलो अब हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं जो ऐसे आते हैं, तो सब एक जैसे ही हो गए। ये वाले में सर हमें tan और cot तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें आप अब तक तो tan और cot से बच रहे थे, इसमें तो लिखना पड़ेगा नहीं भाई, इसमें भी बचना सिखा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग, द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के टॉप और बॉटम से, बिल्डिंग एरिया, बिल्डिंग के टॉप से और बिल्डिंग के बॉटम से किसी हिल को देखा जा रहा है। अब हिल सर बिल्डिंग से छोटा है या बड़ा है, ये पहाड़ है, पहाड़ बिल्डिंग से छोटा है बड़ा है, मुझे नहीं पता, मैंने बराबर बना लिया, लेकिन वो देखा जा रहा है बिल्डिंग के टॉप से और बिल्डिंग के बॉटम से। क्या है, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग हाइट h, बिल्डिंग की हाइट h है, इज एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा। अच्छा, यहां से भी एलिवेशन अल्फा है, यहां से भी एलिवेशन बीटा है, तो अब आपकी ये हिल बड़ा हो गया, आपको पता लग गया, क्योंकि एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो फ्रॉम द टॉप, टॉप से भी एलिवेशन है हिल के टॉप पर, और बॉटम से भी एलिवेशन है हिल के टॉप पर। पहले टॉप फिर बॉटम, तो एंगल दिए अल्फा और बीटा। टॉप वाले का अल्फा, इसका बीटा, ठीक है सर, ध्यान से देखना। तो हाइट ऑफ द हिल पूछ रहा है, हमें ये दे रखी है हाइट ऑफ बिल्डिंग h, हिल की हाइट पूछ रहा है क्या होगी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेन वेन नहीं लगाना। आपको एक काम करना, अच्छा आप सामने मुझे देख के बताओ कौन सा एंगल ज्यादा होगा, अल्फा ज्यादा होगा या बीटा ज्यादा होगा, देखना था ध्यान से। देख दोनों उसी को रहे हैं, देख दोनों उसी को रहे हैं, यहां से भी देख रहे हैं, यहां से भी देख रहे हैं। ये बिल्कुल नीचे से जमीन से देख रहा है, जमीन से देखना 10वीं बिल्डिंग को ऐसे करके देखोगे, और ये किसी दूसरे की छत से देख रहा है। जो छत से देखेगा बिल्डिंग को, उसको कम सर उठाना पड़ेगा, और जो नीचे एकदम जमीन से देखेगा उसको ज्यादा सर उठाना पड़ेगा। तो ये ज्यादा होगा, कॉमन सेंस की बात है ना। इसको 60 ले लेते हैं, ये कम होगा, एक काम करते हैं इसको 45 ले लो या 30 ले लो, जो आपको मन करे लो, है ना। तो बीटा ज्यादा होगा क्योंकि नीचे जमीन से किसी की छत को देखोगे ऐसे, और किसी दूसरे की छत से किसी दूसरे की छत को देखोगे तो कम सर उठाना पड़ेगा।
तो हाइट से जब हाइट पे देखोगे तो ऑलरेडी आप हाइट पर हो तो कम उठाना पड़ेगा, नीचे से देखोगे तो ज्यादा उठाना पड़ेगा। 1045 लगाया इस ट्राइंगल के अंदर, ये आ गया 1, यानी खुद एज्यूम कर लेना ये आ गया 1। 1060 लगाया बड़े वाले में, ये आ गया √3 और ये आ गया 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली साइड का नाम यहां पे भी 1 पड़ा, यहां पे भी 1 पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा √3 तो ये बोलिए √3 - 1, यानी इसमें खुद ही लेट कर लेना है। ये √3 - 1 तो ये वैल्यू भी √3 - 1, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई √3 - 1। अल्फा बीटा पता लग गए। हाइट ऑफ हिल आ गई √3, यानी ना यहां से लेकर यहां तक, ये हाइट ऑफ हिल। तो ऑप्शनों को रख के देख लीजिए, जो √3 बनेगा वही सही है। अच्छा ऐसे करते हैं, हाँ भाई वैल्यू रखना शुरू करिए। बीटा कितना है 60, कॉट 60, एच कितना है एच, ऑप्शन ए यहां सॉल्व कर लेता हूं। ऑप्शन ए, एच कितना है √3 - 1, बीटा कितना है 60, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। नीचे कॉट बीटा माइनस कॉट 60, कॉट बीटा की वैल्यू कॉट 60 1/√3 माइनस कॉट 45 1। एक में से √3 गए, नेगेटिव आ गया, गलत आंसर है ना। ये तो चीज ही नेगेटिव आ रही है निकल के, आंसर √3 आना चाहिए, वहां तो भैया 1 - √3 बन जाएगा, नेगेटिव आ गया। बी ऑप्शन में रखा। एच कॉट अल्फा, एच है √3 - 1, कॉट अल्फा की वैल्यू कॉट 45 1 हो गया, अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, कॉट अल्फा ये रहा और कॉट बीटा ये रहा। एलसीएम लोगे, √3 इधर, ये इधर और ऊपर √3, तो आ गया √3 - 1, नीचे √3 - 1 और ऊपर एलसीएम में √3 चला गया। दिस विल बी कैंसल, आंसर बोलिए √3। और आपकी हाइट ऑफ हिल कितनी है √3, आ गया आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे प्रश्नों को बुक से देख के मत करना, बहुत बैंड बच जाएगी। तो अगर पेपर में ऐसे आ जाते हैं सर ऑप्शन में तो कुछ था ही नहीं, थीटा 60 वाट, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एच तो निकल के आ जाएगा रेशियो से, आप एंगलों को कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस से। आपको कॉमन सेंस से पता लगा बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है, तो आप 60-30 से भी कर सकते थे, 45-30 से भी कर सकते थे, किसी से भी कर सकते थे। तो बी ऑप्शन के अंदर स्मॉल एच यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग रखने से, अल्फा बीटा रखने से हाइट ऑफ हिल √3 आ गए निकल के। सी वाला भी नेगेटिव आएगा। इन प्रश्नों को ऐसे करना है, समझ गए सर जी। अब ये क्वेश्चन आएंगे तो इनको कुछ मानकर जल्दी से कर लेंगे, वैसे तो ये नहीं होने वाले, बहुत बड़े हो जाएंगे। करना ही क्यों है भाई वैसे। चले एक आप करिए, इस बार के पेपर में क्या है वो भी कराऊंगा, अभी पहले एक आप करेंगे, एक और क्वेश्चन ऐसा आता है तो ये रहा, इसका मैं एक पार्ट कराऊंगा, ये दो होमवर्क में रहेंगे, ये दोनों आप करेंगे। तो देखो 2.5 नंबर में 3 चीजें चेक करनी है, या तो इसको छोड़ दें भाई, या फिर इसको ऐसे स्मार्ट तरीके से करें। बड़े आराम से कर रहा हूं, यहां देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ टॉप एंड फुट ऑफ अ पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन डाला जाएगा, ये टावर है, इसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन डाला जाएगा। एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है, तो सामने वाली जो भी चीज है वो छोटी है, तो ये पोल है ना। फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ अ पोल, पोल के टॉप से और फुट से, पोल के टॉप से एलिवेशन डालोगे ये रहा नीचे से ऊपर की तरफ, और पोल के फुट से डालोगे एलिवेशन ये रहा, ये रहा भाई। ये रहा,
तो व्हाइट कलर का पोल है, इसके टॉप से और इसके बॉटम से टावर पर एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है भाई 30 और 45। तो पता भी लग गया होगा 30 भैया ऊपर से है ना, बिल्डिंग पे खड़े होके देख रहे हो कम एंगल की जरूरत है, नीचे से देख रहे हो सर उठा के ज्यादा एंगल की जरूरत है। 1030 लगाया, इसमें बनेगा 1 और ये बनेगा √3। 1045 लगाया, ये बनेगा 1 और ये भी 1। गलत हो गया ना, ये √3 आया, ये 1 आया, तो 1 की √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी √3 आ गया। इस 1 की करी तो इधर भी √3 की करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों साथ आए थे। 1045 चेक कर लीजिए, √3/√3 1, तो ये 1 आ गया, वो √3 है तो ये आ गया √3 - 1। तो ये हाइट ऑफ द पोल है HP और ये हाइट ऑफ द टावर √3। अब मेरा बताइए कौन सा आंसर सही है, सब मैं रख के देख लो, मैं एक ही ऑप्शन कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड आप कर लोगे। पहला 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल है √3 - 1, 2 टाइम्स ऑफ √3 - 1 इंटू में हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट है √3 डिवाइडेड बाय नीचे 3 + √3, तो नीचे से √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन ले लिया नीचे से तो आ गया √3 + 1, तो √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल आ गया। ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया √3 - 1 का, √3 - 1 का, √3 - 1 की √3 - 1 से करिए, √3 - 1 का स्क्वायर आ गया। a + b, a - b, a² - b², 3 में से 1 गए 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया बस। और √3 - 1 था क्या पोल की हाइट, क्या हाइट ऑफ पोल का स्क्वायर आ गया। हाँ सर ये हाइट ऑफ पोल थी उसका स्क्वायर आ गया, पहली सही। दूसरी में भी ऐसी रख के देखेंगे, तीसरी में भी ऐसी रख के देखेंगे। तो ये HP HT वाले आ जाए, अल्फा बीटा वाले आ जाए, इनमें परेशान नहीं होना है, एंगल को मान के कर लेना है। और इसमें तो एंगल ऑलरेडी दिए हुए थे 30 और 45, तो HP निकल के आ गया √3 - 1 और HT निकल के आ गया √3। तो ये क्वेश्चन अब आपके नहीं फंसने वाले। ठीक है सर, इस बार क्या आए थे, इस बार के जो 2 क्वेश्चन आए थे वो कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। The shadow of a tower become x meter long when the angle of elevation sun changes from 60 to theta। मान लीजिए ये आप खड़े हो, है ना, ये सूरज जी हैं, प्रकाश आया, कभी और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना ये रहा। कहीं ये तेरे दिल से तो छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं। नहीं तो ये भाई सूरज है। अब कह रहा है अगर आपकी टावर, आप ये खड़े हो, ये आपकी शेडो बन रही है, ये शेडो है, ये आपकी परछाई, ये आप खड़े हो, सूर्य की रोशनी पड़ी, ये आपकी शेडो, आपकी परछाई बन गई। कह रहा है शेडो x मीटर लॉन्ग हो जाती है, तो सूरज ने कम एंगल बनाया होगा, सूरज की अब नई पोजीशन ये रही, क्योंकि लंबाई लंबी करनी है शेडो। सूरज की नई पोजीशन ये रही, शैडो अब लंबी हो जाएगी। मेरे कोले लीजिए। तो पहले जो भी शेडो बनती थी, पहले जो एंगल था वो था 60 डिग्री। देखते रहो सारे के सारे।
पहले एंगल 60 डिग्री था, अब एंगल थीटा हो गया और शेडो x मीटर बढ़ गई। ठीक है, थीटा x मीटर बढ़ गई। हाइट ऑफ द टावर इज √3x, टावर की जो हाइट है वो है √3x, जिसकी परछाई बन रही है। तो थीटा पूछ रहा है क्या होगा। सारे बच्चे सामने देखो। पहली बात तो जैसे जैसे आप पास में जाओगे आपको बिल्डिंग देखने के लिए उतना ही ऊपर सर उठाना पड़ेगा, यानी जैसे जैसे एंगल पास में जाते हैं सर उठाने लगते हैं। तो यहाँ 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90। तो ये बात तो सच है, थीटा 60 से तो छोटा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बचे 4 ऑप्शन। अब इनमें से पहचाने कैसे थीटा क्या है। कोई बात नहीं, इसके लिए आपको कुछ चीज, छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना है। टेन थीटा की टेबल का, थीटा 0, 30, 45, 60, 90, टेन 0, 0, टेन 30 1/√3, √3 को 1.7 बोलते हैं, पॉइंट हटा 10 आ गया, तो ये जाएगा 0.17 पंजे 85, है ना, 17 छिंग 102, करीबन करीबन 58 के आसपास जाएगा। 1045 1 हो गया, 1060 √3 1.7 और 1090 इनफाइनाइट। ये टेन की टेबल है जो आप देख पा रहे हैं। जो जो टेन थीटा की वैल्यू, टेन एक बढ़ता फंक्शन है, टेन थीटा 0, टेन 0 तो 0, फिर 0 से बढ़ के 0.58 1, तो ये टेन की वैल्यूज हैं और ये टेन के थीटा है। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, उस टेन थीटा की वैल्यू देख लेता हूं, जिसके भी बीच में आएगी वही आंसर होगा। मान लो 0.8 आ गई, तो 0.8 इन दोनों के बीच में तो 30 से 45। मान लो 1.2 आ गई, 1.2 इनके बीच में तो 45 से 60। मान लो 0.2 आ गई, 0.2 इन दोनों के बीच में तो 0 से 30। तो मैं वहां से टेन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। यहां देखिए, इस वाली चीज को मैंने कुछ भी मान लो P मान लिया, तो 1060 लगाना इस ट्राइंगल के अंदर। ये इस बार के पेपर का है, 1060 आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। 1060 की वैल्यू खुद √3 होती है, √3 से √3 कैंसिल, P बराबर x आ गया। यानी आप इस P की जगह x को ही लिख सकते हैं, है ना, ये P बराबर x ही आ गया। तो x ही लिख देना, इसको क्यों P बनाए, x। अब उस थीटा में, थीटा के लिए नीचे पूरा कितना हो गया, 2x हो गया। पूरे उस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाओ, दूसरे वाले में टेन थीटा बराबर, इसमें टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर √3x, है ना, और नीचे हाइपोटेनियस, सॉरी पर बेस, उस वाले थीटा के लिए बेस ये रहा पूरा का पूरा कितना, 2x। x से x कैंसल, √3 1.73 होता है और 2 2 से काटिए 0.86 आएगा। टेन थीटा की वैल्यू 0.86 के आसपास आई है। 0.86 कहां आएगा, 0 से इसके बीच में नहीं आएगा, 0.58 से 1 के बीच में आएगा 0.86, तो एंगल 30 से 45 के बीच में आएगा। तो जो थीटा है यहां पे वो 30 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है, क्योंकि टेन 30 डिग्री और टेन 45 डिग्री के बीच में ही 0.86 बैठा हुआ है। बोलिए कैसा लगा सॉल्यूशन। नो वन कैन एक्सप्लेन these things like you do, you are pro। धन्यवाद, है ना। फिगर विगर तो ये आपको समझाने के लिए बनाए जाते हैं, सूर्य का फिगर बना दिया, है ना। तो इस बार एक क्वेश्चन तो ये आया था। दूसरा वाला जो क्वेश्चन आया था वो बड़ा था और बहुत लेंथी था, आप देखना मैं उसको कैसे छोटा करके आसान बना दूंगा। उस वाले को किसी ने भी यूट्यूब पे सॉल्व भी नहीं कराया क्योंकि बहुत बड़ा था वो।
ठीक है भाई, समझ गया ना सारे के सारे। हाँ, ये आया था इस बार, एक ये आया था इस बार। इस वाले की बात कर रहा था, अच्छा ये वाला नहीं, ये तो अभी मैं कराऊंगा। कहां गया, ये रहा। इस वाले को बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, जेई से उठा के आपके पेपर में डाल दिया, और इतना बड़ा सॉल्यूशन है आप इसे कर ही नहीं पाओगे इस तरीके से। तो यहाँ तो सजेशन वही जो मैं देता हूं कि भैया इन क्वेश्चनों को टच भी मत करो, क्योंकि ये आपके पूरे पेपर को खराब कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इनकी तरीके बदल दो जिनसे हम इनको खराब कर दें, इनको इनकी बैंड बजा दें। तो मैं तरीका आपको सिखाता हूं, पहले फिगर बनाते हैं। ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉफ ऑफ हाइट h। अच्छा, पहले तो आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना पड़ेगा, ये रहा। ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके ऊपर वर्टिकल टावर है, एक वर्टिकल टावर यहां पे खड़ा करना पड़ेगा। ये रहा भाई वर्टिकल टावर, थोड़ा सा कम बना दो। ये रहा, ये वर्टिकल टावर है, इसके ऊपर फ्लैग स्टफ लगा हुआ है हाइट एच का, इसके ऊपर फ्लैग स्टफ लगा देते हैं। ये ग्राउंड है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके ऊपर एक वर्टिकल टावर खड़ा है, उसके ऊपर फ्लैग स्टफ लगा हुआ है। इसकी हाइट h दे रखी है, बाद में बात करेंगे, इसकी हाइट को उसने h बोला हुआ है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टफ आर थीटा एंड 2 थीटा। ग्राउंड से फ्लैग स्टफ के टॉप पर और बॉटम पर एंगल थीटा और 2 थीटा है। फ्लैग स्टफ के टॉप पर एंगल ये रहा और बॉटम पर एंगल ये रहा। अब कम कौन सा बनेगा आपको पता ही है भाई, ये एंगल खाली थीटे में काम चला लेगा, खाली थीटा। ये इससे ज्यादा है थोड़ा सा, देखो और मुंह खुल रहा है उसका, ये 2 थीटा। कॉमन सेंस लगाओ, यहां से पहली बिल्डिंग पे देखना है इतना एंगल, और ऊपर देखना है 2 थीटा। ठीक है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछ रहा है सिर्फ इतनी, ये हाइट ऑफ टावर है ना। टावर ये, उसके ऊपर वर्टिकल फ्लैग स्टफ है, ये रहा। ठीक है, अब कैसे करें आप इस क्वेश्चन को, बहुत बड़ा हो जाएगा सच में, मैं बोल रहा हूं, मजाक में नहीं, बिल्कुल बहुत सीरियसली बोल रहा हूं। क्योंकि कॉस वॉस में देखो पूछ हाइट रहा है और कॉस में आंसर है, क्योंकि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चीजें आसान बनाता हूं मैं। थीटा को 30 डिग्री ले रहा हूं, तो नुकसान सुनो, कॉस 30 डिग्री बराबर 30 दूनी साइन 60 डिग्री। तो 30 डिग्री लेने से ये ऑप्शन सेम आ जा रहे हैं और ये ऑप्शन सेम आ जा रहे हैं, गड़बड़ हो जा रही है ना। तो मैंने काम किया, अपने थीटा को 15 डिग्री ले लिया, और जो मैं 15 डिग्री की वैल्यू पढ़ के आया था आज मेरे लिए काम के आएंगी। थीटा को 15 डिग्री ले लिया, थीटा को 15 डिग्री लिया तो 2 थीटा हो गया 30 डिग्री, और 10 15 डिग्री की वैल्यू जानते हो, थीटा इसमें ट्रायंगल में लगेगा। 10 15 डिग्री बोलिए 2 माइनस √3 अपॉन में 1। 30 डिग्री की वैल्यू बोलिए 10 30 1 अपॉन में √3। गलत हो गया, इस वाली साइड के 2 नाम पड़ गए, तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। इस 1 को किया तो इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ थी, इसको √3 से करोगे तो आ जाएगा 2√3 -3। ये वाला पोर्शन जो बच गया वो भी लिख दोगे आप, पूरा 1 है, इसमें से 1 में से इसको माइनस कर दोगे, 1 में से इसको घटाओगे आएगा 4 - 2√3। सारी चीजें हो गई मेरे पास। तो बोल रहा हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बताइए कितनी निकल कर आई है आपकी, 2√3 - 3। अपने ऑप्शनों को रख के देख लो, जो 2√3 - 3 बनेगा वही सही है। h हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ बोलिए 4 - 2√3। पहले ऑप्शन ए से करते हैं, 4 - 2√3 इनटू में कॉस थीटा, थीटा कितना है 15, कॉस 15 डिग्री होता है, √3 + 1/2√2। √2 कहीं आ ही नहीं रहा क्वेश्चन में, आपके में आ रहा, दिस इज द रॉन्ग आंसर। साइन 15 में भी √2 आएगा, दिस इज द रॉन्ग आंसर। h बोलिए 4 - 2√3। थीटा की 2 से करने के लिए बोल रहा है, 15 दूनी 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2,
ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कैंसल, 2 कॉमन लिया तो यहां बच गया, तो यहां सोल्व कर रहा हूं, 2 कॉमन लिया तो यहां से 2 कॉमन लिया तो बच गया 2 माइनस रूट थ्री, है ना, 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसल, बाहर रूट थ्री रह गया, रूट थ्री अंदर आएगा, यहां आएगा तो यहां आएगा 2 रूट थ्री और यहां आएगा -3, तो 2 रूट थ्री माइनस थ्री, 2 रूट थ्री माइनस थ्री थी हाइट ऑफ टावर और वो भी वही आ गई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यह है इसका एक्चुअल सॉल्यूशन जो डुएबल है, पेपर में किया जा सकता है, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते, तो इसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। अगर करना है तो मेरी तरह करना। 30 डिग्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 ऑप्शन मैच कर रहे थे। 15 डिग्री से सारे ऑप्शन अलग हो गए, cos 15 अलग होता है, sin 15 अलग होता है, 15 दूनी 30, cos 30 अलग होता है, sin 30 अलग होता है। इससे मेरे सारे ऑप्शन डिफरेंट हो गए, क्वेश्चन को करके निकल गया, भाग गया। तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे, इनको कोई नहीं कर पाएगा। हमने हर वैल्यू को रख के h को दे दिया 4 माइनस 2 रूट थ्री, थीटा 15 था, उसको रख रख के करके देख लिया। चले, तो ये 2 क्वेश्चन आए थे इस बार, ये वाला और ये वाला, सॉरी ये तो पहले का हो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आए थे इस बार। A balloon is directly above one end of a bridge. The angle of depression of other end of the bridge from the balloon, ये ब्रिज है, एक बैलून है, बहुत छोटा लेते हैं, ये रहा, दूसरे एंड, ब्रिज के दूसरे एंड पर है, ब्रिज है दूसरे एंड पर है, तो फ्रॉम दूसरे एंड से द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द अदर एंड ऑफ द बैलून इज 48 डिग्री, डेप्रेशन 48 डिग्री है, तो बैलून से यहां तक का एंगल 48 डिग्री है, तो डेप्रेशन बनाने के लिए इमेजिनरी उसको कंसीडर करते हैं, ये रहा, और ये 48 डिग्री है, ये 48 डिग्री है, तो ये भी कितना आ जाएगा 48 डिग्री। हाइट ऑफ द बैलून इज गिवन, height of the balloon is given. What is the height of the balloon above the bridge is 122 मीटर। तो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, ये लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लंबाई, तो ब्रिज की लंबाई तो ये रही, इस अब ये वाली चीज और ये वाली चीज को इन्वॉल्व करने के लिए 10 लगाना पड़ेगा, 10 48 डिग्री का फॉर्मूला बराबर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 122 अपॉन में बेस एल, एल इधर चला जाएगा, 122 यहां रह गया, tan 48 नीचे आ जाएगा, tan 48 ऊपर जाके cot 48 हो जाएगा, cot 48, और cot थीटा को 10 90 माइनस थीटा भी बोलते हैं, 10 48 ऊपर जाके cot 48 हो गया, और cot थीटा को 10 90 माइनस थीटा, 90 में से 48 गए 42, तो लेंथ ऑफ ब्रिज आ गई 122 10 42 डिग्री मीटर। सिंपल था, तो ये सब भी ड्रामा आ जाता है, बहुत सिंपल सिंपल सा, स्ट्रेट
स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा खतरनाक सा। ये रहा, यहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वो क्वेश्चन है जिनको एक बार करके ही जाना होता है पेपर में। आ स्फेरिकल बैलून, बैलून्स की स्पेलिंग में डबल होता है ना, बैलून्स, बैलून सॉरी, ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो एक स्फेरिकल बैलून है, किसी ऑब्जर्वर की आंख से अल्फा एंगल सबटेंड करता है। तो ये मैं बना के दिखाना चाहता हूं आपको क्या कहानी है। ये बैलून है, जेई का क्वेश्चन है, आपके पेपर में दे दिया। ऑब्जर्वर की आई से अल्फा एंगल बनाता है, मतलब सर ये रहा, ऑब्जर्वर की आंख से अल्फा एंगल बनाता है। तो कभी भी आई से एंगल का मतलब ये है, ना एलिवेशन ना डेप्रेशन, कुछ भी नहीं। तो जो बैलून है, कोई बंदा देख रहा है उसको, है ना, तो वो ऑब्जर्वर की आंख से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर इज बीटा, और सेंटर से एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। अब एलिवेशन तो फिर वैसे ही बनेगा, तो मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा भाई, और उसके सेंटर से एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, सेंटर से एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। तो सेंटर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखना सारे के सारे, ये जा रहा बीच में से, ये सेंटर है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। बीटा एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ, उसके सेंटर पर एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। दिख गया यहां तक सबको? हाँ सर, यहां तक दिख गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आंसर पूछ रहा है हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। अच्छा, ये पूछ रहा है ग्राउंड से बैलून की हाइट, ये पूछ रहा है कितना होगा। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ये पूछ रहा है। तो हमने कहा ठीक है यार, कोशिश करते हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, वो बात की बात है। इन वाले दो ट्रायंगलों को देखो, अगर मैं सेंटर का नाम ओ रख दूं, तो इसका नाम ए रख रहा हूं, और इसका नाम बी रख रहा हूं, और इसका नाम पी रख रहा हूं। तो ट्रायंगल पी ए ओ में पी ए पीबी के बराबर, क्योंकि किसी बार वाले पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। एओ ओबी के बराबर, क्योंकि रेडियस है सर्कल की, और पीओ कॉमन। तो तीनों साइड्स ये सिमिलर हो गई, साइड सिमिलर हो, तीनों साइड्स इक्वल हो गई। साइड्स इक्वल हो गई तो एंगल
ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए तो ये दोनों एंगल, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए तो ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला बराबर हो गए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ये इसके, ये साइड इसके बराबर एक्सटर्नल टेंजेंट्स की लेंथ, ये रेडियस और ये कॉमन, तो दो तीनों साइड ट्रायंगल की सेम हो गई, दोनों ट्रायंगल सेम हो गए तो एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल के एंगल सेम होते हैं। तो ये पूरा अल्फा था, तो ये कितना होगा अल्फा बाय 2 और ये कितना होगा अल्फा बाय 2। बहुत अच्छी बात। टेंजेंट यहां से क्या एंगल बनाती है 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल एओपी देखना, इन ट्रायंगल एओपी, ये रेडियस ले लेता हूं, है ही रेडियस लेके आ जाता हूं। इन ट्रायंगल एओपी देखिए, एओपी ये वाला एंगल अल्फा बाय 2 आ गया, ठीक है। साइन अल्फा बाय 2 लगा रहे, साइन क्यों लगा रहे बता रहा हूं, साइन अल्फा बाय 2 लगाया, साइन अल्फा बाय 2 लगाया तो साइन में सामने परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर क्या हो गया आर, और नीचे हाइपोटेनियस आता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड पीओ है, हाइपोटेनियस पीओ आ गया। तो यहां से पीओ की वैल्यू निकल गई आर डिवाइड में साइन अल्फा बाय 2, रोक दिया इसको यहां बस। अब आपसे तो ये हाइट पूछ रहा था, ये वाली हाइट, इस वाले पॉइंट को डी मान लेते हैं, आपसे ओडी पूछ रहा था हाइट। तो इन ट्रायंगल पीओडी आ जाओ, पीओडी भी तो राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पीओडी, राइट एंगल कहां है ये रहा, ये आपको दिख रहा है साफ साफ बीटा, हां सर जी। इन ट्रायंगल पीओडी आप साइन बीटा लगाएंगे, साइन बीटा क्यों लगा रहे हैं अभी बता रहा हूं, साइन बीटा, जैसे आपने साइन बीटा लगाया तो साइन बीटा में आप एक तो परपेंडिकुलर लोगे वो ओडी हो जाएगा, इन ट्रायंगल पीओडी, पीओडी, तो इसमें साइन बीटा ये रहा, इसमें परपेंडिकुलर लोगे वो ओडी हो जाएगा, और हाइपोटेनियस लोगे डी के सामने वाला ये आ जाएगा, कौन पीओ आ जाएगा। आपको तो ओडी बताना था, ये रहा हाइट ओडी, है ना, कि सेंटर ऑफ बैलून की हाइट कितनी है, ओडी चाहिए था आपको, तो ओडी आ जाएगा साइन बीटा पीओ, पीओ साइन बीटा, पीओ की वैल्यू मेरे पास है, पीओ की वैल्यू है आर और नीचे साइन अल्फा बाय 2 और इधर साइन बीटा, ओडी की वैल्यू निकल कर आ गई आर साइन बीटा नीचे साइन अल्फा बाय 2, आर साइन बीटा नीचे साइन अल्फा बाय 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी जेई का क्वेश्चन आपके एनडीए के पीवाईक्यू में दिया गया है। क्लियर है। तो स्फेरिकल बैलून वाला काफी फेमस क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा बाय 2। एंगल आई ऑब्जर्वर से बनाता है वो अल्फा क्या होगा आपको समझा दिया। अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 क्यों हुए एंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए, उनके एंगल बराबर होंगे, अल्फा बराबर होगा तो अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 में होगा। तो एक बार साइन ऊपर एओपी में लगाया और एक बार पीओडी में लगाया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक एरोप्लेन वाले क्वेश्चन पर। इसको पढ़िए ध्यान से, ये भी आपके पेपर का पीवाईक्यू है। फिर लेक वाला करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला खत्म हो जाएगा। इनकी यूनिट को चेंज कर लीजिए, इनकी ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, मैं कराता हूं, ध्यान से देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। अच्छा, ये ग्राउंड बना लेते हैं। देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, इज 45 डिग्री। ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ईयर, वहां से एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो एरोप्लेन कहीं 45 डिग्री पे उड़ा दो, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 0 हो गया, तो 45 ये रहा, यहां पे उड़ा दो प्लेन को, ये रहा एरोप्लेन। आफ्टर अ फ्लाइंग फाइट फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड की फ्लाइट करने के बाद उसका एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। 15 सेकेंड के बाद एरोप्लेन इधर उड़ रहा है, क्योंकि इधर उड़ता तो एंगल बढ़ जाएगा, है ना, 45 है तो इधर 60 आएगा, 70 आएगा, 90 हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया तो इधर की तरफ उड़ रहा है, प्लेन इधर की तरफ उड़ रहा है। 15 सेकेंड बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके 30 डिग्री हो जाता है। पहले एलिवेशन कितना था? 45 डिग्री। अब एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। ठीक है भाई, पहले 45 डिग्री था, 30 डिग्री हो जाता है 15 सेकंड की फ्लाइट के बाद। अगर उसकी हाइट 3000 मीटर पर वो उड़ रहा है तो उसकी स्पीड पूछ रहा है कितनी होगी। बड़े आराम से करेंगे। तो पहले यहां पर था जब प्लेन, हाइट तब भी 3000 मीटर थी उसकी, और यहां पर भी जो प्लेन है तो हाइट 3000 मीटर है। लेकिन मजे की बात ये हुई है, क्या हुई है मजे की बात, कि इतने से इतनी जो फ्लाइट ली है इसने, ये 15 सेकंड में लिया है। 15 सेकंड में अपने आप का एंगल चेंज कर दिया। तो ये टाइम डिस्टेंस नहीं है, 15 सेकंड दे रखा है, कोई बात नहीं, 15 सेकंड में ऐसे ऐसे कर दिया इसने। तो प्लेन की जो ये हाइट है वो 3000 मीटर है, ऊंचाई है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? उसकी स्पीड पूछ रहा है। वेरी सिंपल है, इतना डिस्टेंस निकालेंगे, इतनी डिस्टेंस की टाइमिंग दे रखी है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना डिस्टेंस निकाल लेते हैं ये वाला। तो उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। पहले ट्रायंगल को 30 से करते हैं, 10 30, ये 1 हो जाएगा, 10 30, ये √3 हो जाएगा, है ना। 10 30 का रेशियो लगाओगे तो 1 आ जाएगा और √3 आ जाएगा। 45 का लगाओगे, 45 का इतने में लगेगा, 1045 का इतने में लगेगा, 1045 का इसमें लगेगा, 1045 1 और 1045 1। इसका यहां से भी नाम 1 ही आ रहा है इसकी वैल्यू, और यहां से भी 1 आ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा √3, तो ये वैल्यू हो गई √3 - 1, है ना। ये पूरा √3 था, ये 1 है, तो ये हो गई √3 - 1, 1 1 ये रही। अब बड़े आराम से कर लो भाई, कैसे कर लें, ये वैल्यू निकल कर आई है √3 - 1। तो जो हमारी हाइट है वो 1 है, लेकिन वो दे रखी है एरोप्लेन की 3000, तो 1 को हमारी भाषा में वो 3000 मीटर कहता है। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है √3 - 1। तो अगर 1 को ये कहता है तो √3 - 1 को ये 3000 की √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया भाई डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकल गया। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस बोलिए कितना लिया है उसने, 3000 √3 - 1 मीटर, और टाइम कितना लिया है 15 सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड आ गई। काटा पीटी होगी, 15 से 30 कटेगा, 200 √3 - 1 आ गया। लेकिन एक गलती ये हो गई हमसे जो स्पीड निकल गई वो मीटर पर सेकेंड में निकल गई, जबकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी थी। तो वेरी वेरी सिंपल, अगर
मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो वेरी वेरी सिंपल। 1 मीटर में कितने किलोमीटर, नीचे 1/1000 लिखना पड़ेगा। और 1 सेकंड में कितने घंटे, तो 1/3600 ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे जाके 3600 ऊपर। अब ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 18 पर, 2 से 5 पर। तो ये याद रखोगे आप क्या, अगर 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है भाई। हाँ, तो 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से कर दीजिए। हमारा आंसर निकल के आ रखा है 200 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमको आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इस वाले आंसर की 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 18 इधर 5। अब ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से 200 काटोगे 40, 18 से 40 की करोगे 720, और इधर √3 -1 किलोमीटर पर आवर। बोलिए प्यारे बच्चों, 720 √3 -1 किलोमीटर पर आवर है। बेहतरीन क्वेश्चन है, हमारे पास बेहतरीन एक्सप्लेनेशन। बताइए, आया समझ में कि अच्छा ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन इतना बड़ा था भाई, जो उसके अंदर आर.डी. शर्मा के अंदर, यहां पे कितना आसान हो गया। सॉरी, ठीक है। ठीक है भाई, तो क्या किया, जो 15 सेकंड दे रखा है उस 15 सेकंड की दूरी निकाल ली, √3 -1 आई। हमारी भाषा में एक है, उसकी भाषा में 3000 मीटर लंबाई है, तो एक को 3000 मीटर, तो √3 -1 को ये वैल्यू निकल गई, स्पीड निकाल दी हमने, लेकिन वो मीटर पर सेकंड में निकल गई। किलोमीटर पर आवर बदल करने के लिए 18/5 करना पड़ा, आंसर 720 √3 -1। ठीक है, अब लेक वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेक वाला। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्लाउड एंड लेक प्रॉब्लम, ये जेई में भी आ रखी है, एनडीए में 2 बार आ रखी है। ठीक है, और आर.डी. शर्मा में मेंशन है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था लेक वाला, है ना। तो यही बच्चे फंस जाते थे इस लेक वाले क्वेश्चन के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी बाहर निकल कर आएंगे, एक एक चीज को समझेंगे, एक एक करके लैंग्वेज को पढ़ते रहना, समझते रहना। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हाइट एंड डिस्टेंस का, है ना। आर.डी. शर्मा में कितना बड़ा है, एनडीए पीवाईक्यूज में कितना बड़ा है, जेई में कितना बड़ा है, 2 बार आ गया सर, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात सुनना, मैं चीजों को इससे आसान हो ही नहीं सकती जितना मैं कर दूंगा इस चीज को, है ना। लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज पढ़ना, विश्वास रखना खुद पे, चीजें हो जाएंगी। देखिए सर, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, ये रहा। एक साथ इतना सारा क्वेश्चन पढ़ोगे कुछ समझ में आएगा ही नहीं, तो मन करेगा छोड़ देते हैं सर, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कह रहा है ना। तो ये तरीका ही गलत है। सही तरीका क्या है, आपको एक एक करके समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक, किसी झील से 200 मीटर अबव, तो पहले एक झील ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। मान लो ये पानी का सरफेस है, इसके नीचे झील बह रही है। पूरा फिगर से समझाऊंगा क्योंकि तभी समझ में आएगा ये।
ठीक है, ये झील है भाई, पानी के नीचे झील बह रही है। और बड़ी करनी है तो और बड़ी कर दो, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन है तो ढंग से समझना पड़ेगा। और अब तक समझ में क्यों नहीं आया उसके रीजन भी समझने पड़ेंगे कि क्यों ये क्वेश्चन इतना बड़ा बन जाता था, और आप इसको सर कितना छोटा कर सकते हो वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको पेपर में झील ऐसे नहीं बनानी है, मैं आपको सोचने पे चाह रहा हूं कि आप अपना दिमाग लगा पाए। ठीक है, ये पानी का तल है और नीचे पानी बह रहा है, पानी बह रहा है ना, ये पानी का टॉप है। पानी ऐसे होता है ना, हाँ, पानी यहाँ पे टॉप है और नीचे पानी बह रहा है, तो ये टॉप है पानी का, नीचे पानी बह रहा है, पूरे की पूरी झील है, इसके नीचे पानी बह रहा है। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक, किसी झील से 200 मीटर अबव किसी क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो झील तो यहां पे झील की बाउंड्री है, तो पहले झील से ऊपर 200 मीटर जाओ। मान लो झील किनारे किसी का घर है, ये उसकी छत है ना, झील किनारे किसी का घर है, ये रहा भाई, झील की बाउंड्री के किनारे किसी का घर है। कितनी लंबाई है उसके घर की? 200 मीटर। हम बाद में बात करेंगे इस 200 मीटर की, तो लास्ट में बात करते हैं ट्रायंगल सॉल्व करने के बाद। तो झील किनारे किसी का घर है, उसकी छत से, क्योंकि देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक, तो ये लेक है, लेक से ऊपर गए 200 मीटर, तो लेक किनारे कोई घर है, उसकी छत पे चले गए, तो मान लो उसकी छत से 200 मीटर है। अब किसी बादल को देखो उधर, किसी बादल को देखिए उधर, ऐसे होता है ना क्लाउड, हाँ ठीक है, हाँ इस क्लाउड में रंग भी भर लो, ये रहा बादल। तो आप उसकी छत से देख रहे हो उस बादल को, उस बादल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। लो भाई, उसकी छत से मतलब लेक से ऊपर 200 मीटर पे, ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन पैरेलली बनते हैं। तो आप यहां से जो ये ग्राउंड है इसी को समझ लीजिए, पैरेलली लेके ऊपर आए, यहां से एंगल बनाया 30 डिग्री का। बहुत बढ़िया सर, ये रहा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, मतलब उसकी जो प्रतिबिंब इमेज बनेगी वहां से रिफ्लेक्शन, उसी पॉइंट से। एलिवेशन तो 30 हो गया और डेप्रेशन भी है। अब डेप्रेशन तो पानी के अंदर जाएगा क्योंकि इमेज पानी के अंदर बनेगी। तो मैथ्स के अंदर वैसे तो पानी में रिफ्रैक्शन होता है, एक मीडियम चेंज हो गया दूसरे मीडियम से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आएगा, लेकिन आपको यहां पर रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। मैथ्स के अंदर इमेज का मतलब प्लेन मिरर होता है। तो यानी ये अगर पानी से इतना ऊपर है ना, ये अगर पानी से इतना ऊपर है बादल, तो प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग जितना ऊपर है उतना ही नीचे इमेज बनेगी। तो ये इतनी ही नीचे इमेज बनेगी, इसको उठा के यहां लगा दो। लीजिए भाई, यहां बादल की इमेज बनेगी, दूसरा बादल यहां दिखेगा जो उसकी परछाई होगी। ये रही बादल की परछाई, है ना, यहां इसकी इमेज बनेगी। यहां से वहीं से इसका एंगल ऑफ डेप्रेशन भी दे रखा है, वहीं से इसका एंगल ऑफ डेप्रेशन है कितना है भाई? एंगल ऑफ डेप्रेशन है 60 डिग्री। एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या ये फिगर समझ में आया? ये फिगर समझ में आया तो सब कुछ समझ में आ गया। लेक के किनारे एक 200 मीटर घर है, कोई उसके ऊंचाई पर है ना, मतलब वो घर है उसकी हाइट पर 200 मीटर लेक से ऊपर, यानी उसकी छत से एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। क्लाउड की इमेज बनी है ना। इमेज कैसे बनेगी? ये मिरर है, ये मिड पॉइंट है, तो जितनी ऊपर बादल उतनी, जितनी ऊपर ऑब्जेक्ट उतनी नीचे इमेज, इमेज बन गई। ये रही कहानी, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, ये पूछ रहा है। देन द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, लेक से ऊपर क्लाउड की ऊंचाई ये पूछी जा रही है कितनी होगी? हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको उड़ाने का समय आ गया, फिगर बन गया। फिगर में ही दिक्कत आती,
फिगर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्रायंगल से कर लेते हैं, अपना ट्रायंगल लगाते हैं। 10 30 बोलिए 1, और इसको 10 30 क्या पड़ेगी, √3। ठीक है। 10 60 बोलिए, इसको पड़ेगी √3 और इसको पड़ेगी 1061, है ना। 1060 √3/1 गलत हो गया। एक ही चीज का नाम 1 भी पढ़ रहा है, √3 भी, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। 1 को √3 से करोगे ताकि वो √3 बन जाए, सेम आ जाए, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को √3 से करा तो √3 आ गया, तो इसको भी √3 से करेंगे क्योंकि 1060 के साथ ये भी था। √3 को इससे करा 3 आ गया। रेशियो देख लो, रेशियो नहीं बदले। 1030 आज भी 1/√3, 1060 आज भी 3/√3, √3 से 3 को काटिए √3, 1060 √3 आता है। तो ये 3 इधर है, 1 इधर है, तो क्या आप मुझे ये पूरा बता सकते हैं, ये पूरा तो 4 हो गया। अगर ये पूरा 4 हो गया और ये मिड पॉइंट है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, और ये भी 2 हो गया क्योंकि मिरर है। लेकिन 2 में से उसने एक तो इतना दिया ही हुआ था, ये एक दिया हुआ था, ये एक दिया हुआ था, तो ये भी एक ही रह गया, है ना। एक तो दिया ही हुआ था और हम पूरे को 2 बोल रहे हैं, ये एक तो ये भी एक रह गया। ये पूरा 3 था, यहां 1 हो गया, तो यहां 2 रह ही गया पूरा का पूरा। अरे बोलो भाई, खत्म कहानी, है ना। हाँ सर जी। देने वाले ने इस वाली वैल्यू को, कौन है ये, 1, है ना। देखो ना इधर, ये 1 दे रखा था, हमें पहले पूरा 4 निकला, हमने मिड पॉइंट से ये 2 तोड़ा, लेकिन ये अगर 1 था तो ये 1 हो गया, पूरा 2 था तो ये 1 हो गया, बचा हुआ 2। तो ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, वो 200 मीटर दे रखी है। तो वो 1 को 200 मीटर पड़ता है, हमारी भाषा में जो 1 है उसकी भाषा में वो 200 मीटर है। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। यस सर जी। वो पूछ रहा था लेक से ऊपर क्लाउड की हाइट, ये वाली चीज। तो लेक से ऊपर क्लाउड की हाइट कितनी है, 2। ये रहा ना, लेक से ऊपर क्लाउड की हाइट। एक को 200 मीटर बोलता है तो 2 को क्या बोलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 400 मीटर। लेक के ऊपर ऊंचाई 400 मीटर। तो कई सारे बच्चे गलत करके आए थे इसका आंसर नन ऑफ दीज था, कितना, 400 मीटर। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आ गया सॉल्यूशन में, है ना। तो ये क्लाउड वाला प्रॉब्लम है। बहुत बढ़िया। अंतिम चीज एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, अंतिम चीज है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुनिए, इस प्रकार का स्ट्रक्चर देगा इस आपको। ये एंगल देगा थीटा और ये एंगल देगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, यानी इन दोनों एंगल को जोड़कर सम कितना आएगा, 90 डिग्री, ए बी। इसलिए इस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हाइट रहेगी, ये ए रहेगा और ये पूरा बी रहेगा, मतलब वहां से वहां तक का डिस्टेंस ए और बी रहेगा। इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाना, tan थीटा आएगा
h बाय a। इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाना, थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और टेन लगाओगे आएगा h बाय बी। तो ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा बोलना, कॉट थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, इसको सेकंड बोल देंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट की सेकंड से मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट क्या है, टेन थीटा इक्वल टू h बाय ए। सेकंड क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू h बाय बी। टेन से कॉट कैंसल, h इंटू एच, एच स्क्वायर, कितने के बराबर, ए बी के। तो h बोलो रूट ए बी। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। अगर कभी भी एंगल का सम 90 डिग्री है तो हाइट होगी रूट ए बी, याद रखना है। अगर कभी भी एंगल का सम 90 डिग्री है तो कोई ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं लगाना, हाइट याद रखनी है रूट ए बी। ठीक है सर, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, एंगलों को जोड़ के 90 डिग्री बनना चाहिए, तभी हाइट रूट ए बी होगी। ये देखिए 43 डिग्री और 47 डिग्री दोनों को जोड़ना 90 डिग्री आ गया, तो 43 और 47 को जोड़ के 90 डिग्री आ गया, तो हाइट हो गई रूट के अंदर ए बी। व्हाट इज ए, 49 मीटर, व्हाट इज बी, 36 मीटर। 49 का अंडर रूट 7, 36 का अंडर रूट 6। आंसर इज, हाइट बोलिए 742 मीटर। ठीक है, 43 और 47 डिग्री का सम 90 डिग्री हो गया। और ये कर आपका खत्म हाइट एंड डिस्टेंस। टॉप, बेसिक, एडवांस, न्यू, लेटेस्ट, पुराने, स्फेरिकल बैलून, नॉन स्फेरिकल बैलून, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके करा दिए गए हैं। पीडीएफ आपको अभी ग्रुप में मिल ही जानी है बाइनरी नंबर कराने के बाद। ट्वेंटी 26 पेजेस की पीडीएफ है, ये आपको भी मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। आसान होगी ना अप्रोच।